हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट में आज मैं आपको टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत पहली विधि आत्मनिरीक्षण विधि के विषय में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको शिक्षण विधियों के विषय में बताया था। दो प्रकार की विधियां बताई हुई थी, आत्मनिरीक्षण विधि सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत आज हम जो पहली विधि पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिष्ठ विधि में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने व्यवहार का लेखा जोखा या अपने विषय में स्वयं अपनी तरीके से बताता है। तो उसमें सबसे पहले विधि आत्मनिरीक्षण विधि, इसके विषय में जानते हैं। आत्मनिरीक्षण होता क्या है? इसे हम अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे अंतर्दर्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और इंग्लिश में से इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण, थोड़ा सा अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो इसका अर्थ स्वयं ही निकल रहा है। आत्म मीन्स स्वयं का, निरीक्षण मीन्स निरीक्षण करना, स्वयं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण कहलाता है। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि यानी स्वयं में देखना या अपने आप में देखना किस विधि के अंतर्गत कहलाता है? आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत। इसका अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। मीन्स हम अपने मस्तिष्क द्वारा, अपने मन मस्तिष्क के द्वारा अपने स्वयं का निरीक्षण जो करते हैं वह विधि आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। प्राचीन काल में जो मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे वे अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, अपने व्यवहार के विषय में बताने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया करते थे और अपना स्वयं का एक लेखा जोखा तैयार करते थे और इस तरह से उन्हें अपने व्यवहार में किन चीजों का सुधार करना चाहिए इस विषय में खुद ही निरीक्षण करके उसका पता लगाते थे। तो इस तरह से यह आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में ज्यादा प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इसका प्रयोग उतना अधिक नहीं है। उसका कारण क्या है इसके विषय में बताऊंगी। इसके विषय में स्टाउट का कथन है, अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। मीन्स इस क्रिया में क्या होता है या इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं ही करता है। ओके, क्योंकि व्यक्ति इसमें अध्ययन स्वयं ही कर रहा है अपनी मानसिक क्रियाओं का, तो जाहिर सी बात है कि वह इसमें कुछ झूठ भी बोल सकता है या कुछ छुपा भी सकता है। इसीलिए आत्मनिष्ठ विधियों को ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है। उसका कारण यही है कि इसमें व्यक्ति अपने बारे में कुछ तथ्य छुपा सकता है, कुछ बता सकता है। ऐसे तथ्य जिन्हें वो नहीं बताना चाहता दूसरों के सामने, वो नहीं बताता है, लेकिन खुद इन तथ्यों के विषय में तो उसे जानकारी होती है। ओके, अब बात करते हैं इसे आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि, जिसके विषय मैंने बताया इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है टू लुक विथ इन, या इसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। टू लुक विथ इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। टू लुक विथ इन का अर्थ है अपने आप में देखना और सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी आत्मनिरीक्षण या खुद का निरीक्षण करना। ओके, तो इस तरह से आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? अपने आप में देखना या अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत इसका सबसे बड़ा दोष यही है, जो कि मैंने बताया कि व्यक्ति इसमें कुछ तथ्यों को छिपा सकता है और कुछ तथ्यों को बता सकता है। यह एक इसका दोष है। ओके, बाकी यह विधि अच्छी है चूंकि प्राचीन काल में ज्यादा प्रयोग की जाती थी और इसमें व्यक्ति अपने खुद के विषय में जानकारी भी रखता है, अपने विषय में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। आई होप सभी व्यक्तियों को पता होता है। हालांकि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि बालक अपना निरीक्षण खुद नहीं कर सकते। ओके, आत्मनिरीक्षण विधि किसके लिए उपयोगी नहीं? बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे अपना निरीक्षण करने में समर्थ नहीं होते हैं, और अगर समर्थ हुए भी या कुछ कर भी सकते हैं तो आधी बातें जो है वो स्पष्ट नहीं करेंगे या उनके विषय में झूठ बोल सकते हैं।
जो कि अन्य विधियों में नहीं होता है, इसीलिए इसे आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत रखा गया है। इसके विषय में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसे आत्मनिष्ठ क्यों कहते हैं, उसका कारण मैं आगे क्लास में बताऊंगी। तो यही कारण है क्योंकि इसके विषय में व्यक्ति खुद अध्ययन कर रहा है, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति कर रहा है। अपने विषय में कौन बता रहा है, मैं खुद बता रही हूँ, तो इसलिए ये क्या है, अधिक विश्वसनीय नहीं है। साथ ही साथ जो है यह जो है आत्मनिरीक्षण या आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आ जा रही है, सब्जेक्टिव के अंतर्गत, क्योंकि मेरे विषय या मेरे व्यवहार का लेखा जोखा मैं खुद ही रख रही हूँ, ना कि कोई और मेरे विषय में बता रहा है। ओके, तो ये हो गई आपकी आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओके, अब सेकंड बात कर लेते हैं हम गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनेक्डोटल मेथड। गाथा वर्णन विधि क्या होती है, इसके विषय में देखिए। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करना। यह विधि भी आपको याद हो, मैंने आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ही बताई थी। ओके, तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आपकी ये दो विधियां थी, पहली थी आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरी थी गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि या एनेक्डोटल मेथड। तो एनेक्डोटल मेथड में क्या था कि पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करना। इसमें भी व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा स्वयं ही तैयार करता है, ना कि कोई दूसरा, और यही कारण है कि इसे आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत रखा गया है। अपने व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करना, सपोज किसी बालक को या किसी व्यक्ति को कुछ समस्याएं हैं, तो वह उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेगा, स्वयं की या ऐसा कोई व्यक्ति होगा, परीक्षण करता होगा, जो कि कहेगा कि नहीं आप अपने व्यवहार का लेखा जोखा खुद तैयार करो, आप किस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हो, उसके लिए आप सबसे पहले अपने पूर्व अनुभव यानी एक्सपीरियंस के विषय में जानो, एक्सपीरियंस के विषय में जानिए नहीं, सॉरी, उसका लेखा जोखा तैयार करिए। एनेक्डोटल गाथा वर्णन, गाथा गाना, जिसको आपने सुना होगा नॉर्मली वर्ड्स शब्दों में इसे सुना होगा, गाथा गाना, तुम तो अपनी गाथा गाते रहते हो, इस तरह के नॉर्मली वर्ड में आपने इसको सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने व्यवहार का लेखा जोखा स्वयं ही तैयार करता है। इस विधि में क्या करता है, व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। ओके, किसका वर्णन कर रहा है, किसी पूर्व अनुभव का या व्यवहार का वर्णन करना गाथा वर्णन विधि यानी एनेक्डोटल मेथड के अंतर्गत आता है। ओके, आप समझ गए होंगे क्या है। चलिए, इस विधि के दोषों की अगर हम बात कर लें, तो इस विधि का भी दोष सर्वप्रथम यही है कि इसमें भी व्यक्ति सारे अपने पूर्व अनुभव की बात की गई है, तो एक्सपीरियंस के विषय में सही नहीं बता सकता है, और शायद किसी की स्मृति मीन्स मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने सारे एक्सपीरियंस जो है बता सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप ही लोग सोचिए कि अगर आपके किसी पहले के एक्सपीरियंस की मैं बात करूं या पूछूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से या उसी वे में बता सको और सारी बातों को आप याद रख सको, इतनी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। और खासकर जो एज पार कर चुके होते हैं 30-35 प्लस 40 के अबव, तो उन व्यक्तियों के लिए यह विधि थोड़ी और कठिन हो जाती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के विषय में उतने अच्छे से नहीं बता पाते हैं और धीरे धीरे मेमोरी उनकी कम होती जाती है। तो ये कारण है कि इस विधि में व्यक्ति अपने व्यवहार का वर्णन सही से नहीं कर पाता है। ओके, खर्चीली दोनों ही विधियां आपकी नहीं है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है, ना तो आत्मनिरीक्षण विधि में और ना ही गाथा वर्णन विधि में। उसका कारण क्या है, आप समझ रहे होंगे। उसका कारण यही है कि हमें उसमें अपने आप का निरीक्षण करना है, किसी तरह के उपकरण का नहीं यूज होना है, समय का सिर्फ यूज होना है, समय लगना है, बाकी किसी तरह के धन का व्यय नहीं होना है। तो ये एक तरह से दोनों ही विधियां कैसी हैं, मित व्ययी हैं, कम खर्च वाली विधियां कहलाती हैं, चाहे वो आत्मनिरीक्षण हो या फिर गाथा वर्णन विधि हो, दोनों ही विधियां मित व्ययी विधियां हैं। ओके, तो इस तरह से इन दोनों विधियों के विषय में आपने जाना, एनेक्डोटल मेथड और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके,
इन दोनों विधियों के विषय में आज की क्लास में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की विधियों के विषय में जानेंगे। फिलहाल इन दोनों विधियों को ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और हो सके तो इसे आप शॉर्ट में जो मैंने बताया है नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।